हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी PYQ सीरीज में आज आपका नेक्स्ट सेशन है जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि RBI ग्रेड बी 2021, देखिए 2020 में नोटिफिकेशन आई थी और पेपर होते होते 2021 में आपका पेपर हुआ था, तो एक तरह से आपका एक ईयर मिस हो गया था RBI ग्रेड बी का। तो 2019 के बाद जो नेक्स्ट पेपर आपका हुआ है वो 2021 में हुआ है, वो स्टार्टिंग मंथ्स में हो गया था। ठीक है, तो RBI ग्रेड बी 2021 के फेज 2 एग्जामिनेशन में आपके जो मैनेजमेंट के सवाल आए हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल आपके सामने है। तो देखिए 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स दोनों होते हैं। 2 मार्कर्स में वो एक पैराग्राफ देते हैं और वैसे उसमें पैराग्राफ से आपको आइडिया लगाना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो उसने आपको पैराग्राफ दिया है कि जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फ्रेमवर्क्स है जो कि हर सोसाइटी के होते हैं, जैसे कि हर सोसाइटी के लॉ होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो उसका क्या असर पड़ता है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स अक्रॉस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उसके अलग अलग तरह के बर्डन होते हैं। ठीक है, उन अलग अलग लॉ इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग तरह के बर्डन होते हैं लोगों के ऊपर और अलग अलग तरह के फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क्स है, दे आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल प्रोसेसेस and they constantly change both across societies and within societies over time। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, ये रिजल्ट है ह्यूमन पॉलिटिकल प्रोसेस का और ये ना बदलते रहते हैं, अक्रॉस सोसाइटीज में बदलते रहते हैं, सोसाइटी के अंदर भी बदलते रहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है ना इन फ्रेमवर्क्स का वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स और बर्डन्स जो है रिजल्ट करता है फ्रॉम देम फंडामेंटली अफेक्ट पीपल्स लाइफ। ओके, तो ये एक्चुअली आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। और मैं बताना चाहूंगी 2021 की मैनेजमेंट में ना आपका जो क्वेश्चन आए थे ना, मतलब वो वाले चैप्टर्स के आए थे जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, है ना। अदरवाइज वैसे कम्युनिकेशन का भी आया, कम्युनिकेशन बहुत आसान होता है। ठीक है, आपकी जो मोटिवेशन थ्योरीज है वो भी आई है, वो भी इतना टफ नहीं होता। ठीक है, बट फिर भी आपके मतलब 30 में से जो आपके MCQs थे, 30 में से अराउंड 14-15 क्वेश्चंस मैनेजमेंट के थे और 14-15 ही आपके फाइनेंस के थे। तो उन 14-15 क्वेश्चंस में से अराउंड 6-7 क्वेश्चन बच्चों को ऐसे लगे कि मुश्किल चैप्टर के हैं, बट फिर भी ओवरऑल अगर हम पेपर देखें, सब चीजें मिलाकर देखें तो पेपर आज से जितना टफ नहीं था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस FM, दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला सेक्शन। ओके, तो चलिए अब उसने पूछा कि विच टाइप ऑफ जस्टिस रिलेट्स टू एम्प्लॉइज इनपुट टू एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आउटपुट। देखो इसमें वो कह रहा है कि एक एम्प्लॉय का जो इनपुट होता है और उसको जो एक रिवॉर्ड मिल रहा है या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, ये कौन सी टाइप ऑफ जस्टिस है? तो ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसका आंसर था। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है कि एक फेयरनेस होती है इसमें कि आप एक जो मतलब व्यक्ति है या जो आपका रिसोर्स है वो जो आपको इनपुट दे रहा है, आपकी कंपनी के लिए जो इनपुट दे रहा है, आप जो उसको पे कर रहे हैं ना, वो उसके प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। वो प्रोपोर्शनेट हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अब अगर बंदा काम ज्यादा कर रहा है पर आप उसको कम पे कर रहे हो, वो गलत है, वो जस्टिस नहीं है। अगर बंदा काम कम कर रहा है पर आप उसको ज्यादा पे कर रहे हो किसी रीजन से, किसी और रीजन से कि वो आपका फ्रेंड है या फिर आप मतलब किसी भी रीजन से उसको ज्यादा पे कर रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है, अच्छा एक इंसान बहुत काम करे पर आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, है ना। सैलरी टर्म्स भी आ जाती है, प्रेज टर्म्स भी आ जाती है। तो ये जो होता है, ये जो इनइक्वालिटी आती है ना, तो ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए बिटवीन द इनपुट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड आउटपुट दैट ही गेट्स। ओके, उसमें फेयरनेस होना बहुत जरूरी है और इस जस्टिस का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ना आपको मैं और भी एक चीज बताना चाहूंगी, इसमें ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में 3 चीजें होती है, एक होती है इक्विटी, दूसरा आपका होता है इक्वालिटी, ओके, और तीसरा आपका होता है नीड। ठीक है जी, इक्विटी, इक्वालिटी और नीड।
अब ये तीनों का मतलब क्या होता है? इक्विटी और इक्वालिटी का क्या मतलब है? देखो, इक्विटी का मतलब होता है कि आप जो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं वो बेस्ड होना चाहिए उसकी कंट्रीब्यूशन पे, ठीक है। मतलब इक्विटी हो गया उसी के इनपुट और आउटपुट की फेयरनेस, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब होता है, इक्वालिटी में ना आपके ना मतलब कंपैरिजंस आ जाते हैं कि आपके जितना काम जो आपके साथ के एम्प्लॉयज कर रहे हैं, कलीग्स कर रहे हैं, तो आपकी और उसकी सैलरी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज इक्वालिटी, ओके। और नीड का मतलब ये है कि नीड है, नीड का मतलब होता है एक जरूरत एक इंसान की जो होती है, ठीक है। तो एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट होती है, ओके, एक पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान की, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करना वो बेनिफिट जो उसकी नीड को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होती है कि आपको इक्विटी भी रखनी है, आपको इक्वालिटी भी रखनी है और आपको नीड सेटिस्फैक्शन भी रखनी है, ठीक है। तो ये आपका था पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्दो वो सेम पैराग्राफ से ही है बट ये चैप्टर अगर आप देखो थोड़ा अलग हो जाता है और बहुत बेसिक सा सवाल था, ये मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स? हाँ जी, स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, हाँ जी, साइकोलॉजी मतलब आप नाम में ही समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, कौन सी चीज है इसमें इंक्लूड होती है, वो है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी और मोटिवेशन जो है ये आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होते हैं ना किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड होता है, इसीलिए पर्सनालिटी और मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है अंडर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, उसने आपसे पूछा कि विच सब्जेक्ट डील्स विद फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टीम? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? देखो, फॉर्मेशन, फॉर्म होना और मैनेज करना, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टीम, ओके। तो ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? ये सारे सब्जेक्ट्स है, आप ये देखो आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी शायद लग रहा हो पर थोड़ा ध्यान से सोचिए, इट्स अबाउट टीम, तो ये सोसाइटी रिलेटेड है, ये सोशियोलॉजी है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये कौन सा फील्ड है आपका? सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या होता है कि जहां पे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं अबाउट कुछ ग्रुप्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ सोसाइटीज, ठीक है, और वहां लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका देखो, अभी जो मैंने ये पैराग्राफ था इस पे 3 क्वेश्चन बेस्ड थे जिसमें से 2 तो आप गेस करके भी कर सकते थे, बट जो पहला सवाल था उसमें आपको वो प्रॉपर टर्म, प्रॉपर नेम पता होना बहुत जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये एक और पैराग्राफ आ गया आपके लिए, तो देखिए इसको ध्यान से, देखिए इस सवाल को और सोचो कि इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। देखिए उसने बोला, और क्वेश्चन बहुत मतलब यहाँ पे उसने पैराग्राफ ही नहीं बताया किस बारे में है। डैश रेफर्स टू द एक्शंस इन विच अ कंपनी और बिजनेस ऑल्टर्स, ऑल्टर्स वर्ड पे स्ट्रेस दीजिए, ऑल्टर्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज इट्स कल्चर, द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इट यूजेस टू ऑपरेट और इट्स इंटरनल प्रोसेसेस, ओके। तो ये उसने बोला, ये क्या चीज है? सोचने वाली बात है, ये क्या चीज है? ये देखो ऑल्टर्स वर्ड मैंने आपको ना स्ट्रेस दिया, इसको पढ़ते हुए इस वर्ड पे स्ट्रेस दीजिए, ऑल्टर्स। ऑल्टर्स मतलब बदलना, और बदलना का मतलब होता है चेंज। तो ये पैराग्राफ एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पे आप जो है उसके कल्चर को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है, इंटरनल प्रोसेसेस को, इन चीजों में चेंज लेके आते हैं फॉर बेटरमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। तो ये भी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अभी तक आपको एक ही लगा होगा थोड़ा सा, वो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो भी मुश्किल नहीं है ना। चलो अगला सवाल देखिए। हाँ जी, उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेविन मॉडल। अब
लेविन मॉडल पता होना बहुत जरूरी है। अब ये आ गया ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हैं। तो देखिए लेविन मॉडल क्या होता है, पहले तो मैं लेविन मॉडल आपको बताना चाहूंगी। लेविन मॉडल होता है जिसमें आपकी ये 3 स्टेजेस होती है, पहली अनफ्रीज, फिर चेंज और फिर रीफ्रीज। तो खैर आंसर तो हमें मिल ही गया कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए ऑप्शन कहता है चेंज। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन मैं आपको कर रही हूं, बट आंसर आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब ये 3 स्टेजेस क्या होती है, देखो पहले अनफ्रीज, ओके, फिर चेंज और फिर फ्रीज। अब देखो जैसे कि आप बर्फ होती है ना, बर्फ आपने निकाली, पहले उसको अनफ्रीज करोगे तो वो बैक टू पानी बन जाएगी, और पानी बन के फिर आपको जो डिजायर्ड शेप चाहिए आप उस शेप में उसको फ्रीज कर दोगे। तो मतलब थोड़ा मतलब बहुत बेसिक सा ये एग्जांपल था, बट शायद आपको समझने में आसानी हो इससे कि आप जब भी मतलब एक शेप देना चाहते हैं बर्फ को या चेंज करना चाहते हैं उसकी शेप को, तो आपको पहले उसको मतलब पिघलाना पड़ेगा और फिर उसको शेप देनी पड़ेगी, है ना, आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते। तो चलिए अनफ्रीज का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से रिलेटेड है। डिटरमिन व्हाट नीड्स टू चेंज, ठीक है, और हमें टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। एनकरेज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स, इंश्योर देयर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। आप तब तक नहीं चेंज कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक मैनेजमेंट ही सपोर्ट ना करे। मैनेज एंड अंडरस्टैंड द डाउट्स एंड कंसर्न, तो चेंज करने से पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि दिक्कतें क्या है, जरूरतें क्या है, चेंज की जरूरत क्या है, तभी चेंज करोगे ना। अब समझ लिया, सब कुछ बात हो गई, अब प्लान करो चेंजेस, इंप्लीमेंट करो चेंजेस, और हेल्प एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू कंसेप्ट और पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब उनके लिए तो नई चीज आ गई है ना, आप जब कुछ नए प्लान्स लेके आ रहे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ेगी, उनको समझाना भी पड़ेगा और उनको समझने का समय भी देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कहता है कि अब जब वो समझ चुके होंगे अब रीफ्रीज कर दो। चेंजेस आर रीइंफोर्स्ड एंड स्टेबलाइज्ड, इंटीग्रेट चेंजेस इनटू द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, अब उसको रूटीन में ले आओ। डेवलप वेज टू सस्टेन द चेंज एंड सेलिब्रेट सक्सेस। ठीक है, तो ये आपका होता है लेविन मॉडल ऑफ चेंज। ओके, और सेकेंड स्टेज आपको पता लग चुकी होगी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आया था आपके एक पेपर में, जो कि आपका मतलब ये एक पैराग्राफ आया जो कि फाइनेंस रिलेटेड भी था और मैनेजमेंट रिलेटेड भी था। इसका कोई क्वेश्चन, इसके 3 सवाल थे, एक सवाल मैनेजमेंट का था, एक सवाल फाइनेंस का था और एक सवाल ना करंट अफेयर्स का था, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा ही अच्छे से। हाँ जी, ध्यान से देखिए इस सवाल को। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाषांतर एंड इवेंट, ये एक इवेंट का नाम है जिसमें कि एड्रेसिंग इंडियन लैंग्वेजेस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय FICCI, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन सेलुलर एसोसिएशन। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था ये, under the joint sponsorship of Google and Devanagari. Okay, the event took place on 30th July 2018। ये देखो 2021 का पेपर है और यहाँ पे 2018 के किसी इवेंट की बात हो रही है। And it had a direct concern about the Indian language usage and its real-time translation for Indic lingulas, moving a step ahead the IT ministry introduced dash। ठीक है, अब ये नाम नहीं पता। A software, जो कि एक सॉफ्टवेयर है that can make editing of text, that can make editing of text, printed or scanned documents happen। okay, आप वहां पे जो printed और scanned documents है उसकी editing कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो था वो फ्री था for Indian language users, they can format the text and can keep it in a separate file as well। तो ये मतलब किसी हैपनिंग की बात उन्होंने दे दी एक पैराग्राफ में। तो पहले कह रहा है कि इवेंट हाईलाइटेड इन द पैसेज विल ट्राई टू एड्रेस व्हाट टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। अब देखो ये कम्युनिकेशन कितना आसान होता है, बट ये पूरा इतना वो कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ पढ़ के अगर आप रियलाइज करो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बिना सोचे लिंग्विस्टिक है। ओके, अब लिंग्विस्टिक क्यों? अब देखो बैरियर्स होते हैं आपके काफी तरह के, है ना, बैरियर्स बहुत तरह के होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, करेक्ट। तो ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। लिंग्विस्टिक मेनली लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है,
कि आपकी जो लैंग्वेज है, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग भाषा में अलग अलग मीन करते हैं ना, बट आप इतना ध्यान रखो कि लिंग्विस्टिक वर्ड सिंपल मीन करता है कि जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है उसको एड्रेस करने की बात हो रही है इस इवेंट में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये आ गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब जिसको नाम ही नहीं पता, ये जो आपको ये डैश नहीं दिया हुआ, इसने बोल दिया कि यहां बताओ क्या आएगा, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। अब ये जिसने ये न्यूज नहीं पढ़ी होगी उसको पता नहीं होगा, तो खैर आपको मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ई, अक्षरयन। ओके, तो ये आंसर है आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल, अब देखो यहां तक आपके ना 2 मार्कर्स थे, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 1 मार्कर। ओके, आपके पेपर में जो 1 मार्कर क्वेश्चंस थे, तो चलिए ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजिंग शायद से आपको लगा हो, पर चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस सवाल को, इसका आंसर हमारे हिसाब से क्या होगा। अच्छा, यहां पे उसने आपको क्या बोला, which type of perceptual error sees an individual as a part of group। देखो ये कौन सा एरर है जिसमें कि आप एक इंडिविजुअल को एक ग्रुप का पार्ट लेते हो। अब जैसे कि हम देखो यहाँ पे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है ए ऑप्शन, स्टीरियोटाइपिंग। एक्चुअली आप कहते नहीं हो, आप नॉर्मल बातचीत करते हैं या आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वहां पे कहते नहीं स्टीरियोटाइप। क्या होता है इसका मतलब, जहां पे आप जजमेंटल हो जाते हो किसी इंसान को लेके। अब जैसे कि आप लोग मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को कह देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। अब जैसे बोलते हैं बनिए, ऐसे बोलते हैं बनिए, पैसे नहीं खर्चते, तो मतलब ये हम कैटेगराइज कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तभी हम इसको एक एरर बोल रहे हैं, तभी हम इसको एरर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल, कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो गुप्ता है और आप कह रहे हो कि ये तो गुप्ता है, ये पेमेंट नहीं करेगा, तो आप एक जजमेंट बना रहे हैं एक इंसान के बारे में जस्ट बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। ओके, एंड आपने ही उसको उस ग्रुप का पार्ट बनाया। ठीक है, एंड ये गलत है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, जहां पे आप किसी इंसान को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप दैट ही इज अ पार्ट ऑफ। ओके, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस थ्योरी। चलिए, तो ये प्रोसेस थ्योरी क्या होती है। देखो प्रोसेस थ्योरी एक्चुअली ये मोटिवेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ये वाला सवाल आपका जो है ये मोटिवेशन चैप्टर से आया है आपके पेपर में। देखो आपकी ना 2 तरह की थ्योरीज होती है, मोटिवेशन की 2 तरह की थ्योरीज है। एक होती है कंटेंट थ्योरीज और दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरीज। आपने जब पढ़ा होगा ना मोटिवेशन का चैप्टर, आपको कंटेंट थ्योरीज को पढ़ना थोड़ा ज्यादा आसान लगा होगा। अच्छा, कंटेंट थ्योरी होती क्या है, जो कि फोकस करती है ऑन फैक्टर्स विद इन द पर्सन, जो कि फैक्टर्स है एक इंसान के अंदर जो उसको एनर्जाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं और बिहेवियर को स्टॉप करते हैं। दे अटेम्प्ट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक नीड्स दैट मोटिवेट पीपल। ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक नीड्स को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं हम कंटेंट थ्योरीज में। ठीक है, तो जो कि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन देगा, रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें है ना, ये होती है कंटेंट थ्योरीज, जहां पे आपकी अंदर की सेटिस्फैक्शन होती है। और प्रोसेस थ्योरीज होती है डिस्क्राइब एंड एनालाइज हाउ बिहेवियर इज एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड, सस्टेन्ड एंड स्टॉप्ड बाय फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द पर्सन। देखो कंटेंट थ्योरीज में इंसान के अंदर की जो क्या कहते हैं नीड्स है ना, विद इन द पर्सन, उसके हिसाब से वो कैसे मोटिवेट होगा। और प्रोसेस थ्योरीज में एक्सटर्नल टू द पर्सन फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस, रिवॉर्ड्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। अब जो इससे वो क्या चॉइस कर रहे हैं, उससे किस तरह से मोटिवेशन मिल रही है एक्सटर्नल फैक्टर से। ठीक है, तो ये 2 तरह की थ्योरीज है आपकी, प्रोसेस थ्योरीज और कंटेंट थ्योरीज। और आपका सवाल है कि इनमें से कौन सी थ्योरी है प्रोसेस थ्योरी। तो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी, कंटेंट थ्योरीज में आती है आपकी मैस्लोज नीड हायरार्की, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैकलेंड्स नीड थ्योरी, ERG थ्योरी,
उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज में आपने कौन सी करनी है, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ओके, तो ये अलग अलग तरह की मोटिवेशन थ्योरीज है। ओके, चलिए अगला सवाल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू जौहरी अकॉर्डिंग टू जौहरी विंडो, पहले तो जौहरी विंडो आपके ना सिलेबस में प्रॉपर नेम लिखा हुआ है, ये पार्ट ऑफ सिलेबस है और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा आया आपके पेपर में। उसने बोला कि क्वाड्रेंट नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स इज नोन एज। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, एक्चुअली ये होती है जौहरी विंडो, जिसमें ना आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कि जिसमें एक ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि एक बंदा जिसको आप बोलेंगे कि ओपन है, किसी इंसान को आप बोलते हैं ये तो ब्लाइंड है, मतलब ब्लाइंड मींस कि आप साइकोलॉजिकली ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि ये ओपन माइंडेड है। कई बार जिस इंसान को पता नहीं लगता आसपास क्या हो रहा है ना, तो वो मतलब जिस इंसान को चीजें समझ नहीं आती तो आप उसको कहते हैं कि तू तो ब्लाइंड है, तेरे को पता ही नहीं लगता है ना। हिडन टाइप ऑफ पर्सन और अननोन टाइप ऑफ पर्सन। तो देखो ओपन बंदा मतलब 2 पैरामीटर्स है डिसाइड करने के लिए कि वो ओपन है कि ब्लाइंड है कि हिडन है कि अननोन है। वो फैक्टर्स क्या है, नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ। कि अब देखो ओपन बंदा कौन सा होता है, जो खुद को भी जानता है, ठीक है, और जिसको बाकी भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, हिडन बंदा कौन सा होता है, जो नोन टू सेल्फ है, खुद को जानता है पर वो क्या है, दूसरे उसको नहीं जानते, ठीक है, वो हिडन है। नॉट नोन टू सेल्फ, हाँ जी, नॉट नोन टू सेल्फ का मतलब क्या है, हाँ जी, ब्लाइंड बंदा, जो ब्लाइंड पर्सन है वो कौन होगा, जो कि नॉट नोन टू सेल्फ है, खुद को उसको नहीं पता उसको क्या चाहिए, दुनिया उसको जानती है, ठीक है, वो होता है ब्लाइंड। और अननोन क्या है, जो ना खुद को जानता है ना दुनिया जिसको जानती है, वो टोटली अननोन है, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जौहरी विंडो के। तो जो खुद को जानता है पर दूसरे बट नॉट नोन टू अदर्स, दूसरे उसको नहीं जानते, वो हिडन है, छुपा हुआ है, दुनिया से छुपा हुआ है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिडन। ओके, चलिए अगला सवाल भी आसान है। इफ अ ट्रांसलेटर इज नॉट प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस, What type of barrier it creates in communication? अभी हमने एक linguistic barriers पे किया था, खैर यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, बट एक वर्ड है semantic, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको ना बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी बात करना चाहूंगी। देखो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, कई बार फिजिकल बैरियर्स होते हैं, कई बार साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, कई बार सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं और कई बार टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो देखो बाय वर्ड आप सब समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज या ये रीजंस बन जाते हैं टुवर्ड्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उस वजह से भी, कि टॉप मैनेजमेंट वाला लोअर मैनेजमेंट से नहीं बात कर सकता, वो मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू ही बात करेगा, दैट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, फिजिकल बैरियर्स होते हैं कि आपका मूड नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वो रीजंस हो जाते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो जाती। साइकोलॉजिकल मतलब इट इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड, है ना, आप अपसेट हैं। टेक्नोलॉजिकल कि आपको टेक्नोलॉजिकली आप अपडेटेड नहीं है जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब ये सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, देखो सिमेंटिक बैरियर्स जो है वो ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन लैंग्वेज आते हैं। और लैंग्वेज, आपकी भाषा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन में, और उसमें अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगी, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि कई बार आप वर्ड्स यूज करते हैं विद डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड्स, कई बार आपके वर्ड्स जो है आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, वही बात आ गई कि आपका एक्सप्रेशन कुछ और था, ट्रांसलेशन कुछ और हुई है। अनक्लैरिफाइड assumptions, आपने खुल के बात नहीं करी, ठीक है। डिनोटेशंस एंड कॉनोटेशंस, ठीक है। टेक्निकल जार्गन्स, कई बार फोन पे बात कर रहे हो, बीच में नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है। बैड एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। तो ये सारे सिमेंटिक बैरियर्स है जो बोलचाल या लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि अगर एक ट्रांसलेटर जो है वो प्रोफिशिएंट नहीं है 2 लैंग्वेजेस में, तो लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सिमेंटिक बैरियर। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट्स
मेकिंग कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हायरार्की, हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड। ये कौन सी थ्योरी है? तो देखो ये ना मैक्स वेबर की थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मैक्स वेबर ने ऐसा बोला था। मैक्स वेबर जो था वो कहता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना आपको चीजें अगर ढंग से चलानी है तो एक हायरार्की होना बहुत जरूरी है, कि एक पूरा सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट बाय रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, तो उसने थोड़े ना स्ट्रिक्ट चीजें कि ज्यादा इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ना हो, सिस्टमैटिक काम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पर्पसली इम्पर्सनल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये नहीं कि किसी को कोई काम दे दिया, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपने काम देना है। तो ये प्रिंसिपल्स है मैक्स वेबर के, और यही बात उसने क्वेश्चन में बोली है। देखो कौन सी, मेकिंग कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हायरार्की, हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड। तो ये तो अब आप मतलब थ्योरी सुनने के बाद तो समझ ही गए होगे, ये तो मैक्स वेबर की थ्योरी की ही बात हो रही है। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। अगला सवाल, ये तो बहुत सबसे आसान सवाल होगा ये पूरी मैनेजमेंट का, है ना। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी आपके पूरे पेपर का ही मैं बोलूंगी, है ना। तो देखो, लो एम्प्लॉय टर्नओवर इन अ कंपनी इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, लो एम्प्लॉय टर्नओवर, एक टर्नओवर क्या होती है कि छोड़ के जाना, ठीक है। टर्नओवर मतलब जो स्टाफ जाता है, चाहे वो निकाला है चाहे छोड़ा है, पर जो टर्नओवर कि स्टाफ का जाना, तो अगर वो लो है तो क्या मतलब है इसका? हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, गलत है, ये नहीं होता लो एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज आर कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है कि दे आर वेरी कमिटेड, वो छोड़ नहीं रहे ऑर्गेनाइजेशन को। लो मोरल, ये भी नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हाईलाइट कर रहे हैं, और पॉजिटिव बात आपकी हो रही है बी ऑप्शन में कि एम्प्लॉयज जो है वो कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और 2021 में आपके मैनेजमेंट के जितने भी एमसीक्यूज आए थे वो सारे अब आपके कंप्लीट भी होते हैं आज के सेशन में ही। तो चलिए, ये अगला सवाल जो था थोड़ा सा मैनेजमेंट से भी रिलेटेड था और थोड़ा फाइनेंस से भी रिलेटेड था। तो उसने बोला कि मर्जर और एक्विजिशंस के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट टू चेंज मैनेजमेंट। ओके, अब मर्जर होता है, एक्विजिशंस होती है, उसमें आपको अपनी कंपनी में चेंज तो लाना पड़ेगा, है ना। मर्जर हो रहा है तो जब दो कंपनीज मर्ज होंगी, पुराने सिस्टम से थोड़ा चला पाओगे, तो चेंज क्या लाना है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सही बात है, जरूरी है। स्मूथ ट्रांजिशन जरूरी है। रीस्ट्रक्चरिंग ये भी जरूरी है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो ये था आपका आंसर, क्योंकि जब मर्जर होता है या फिर एक्विजिशन होता है उस समय पे आपको ये तीनों चीजें करनी पड़ती है ना, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन या उसका कुछ पार्ट जो है वो आप जो है ऑल्ट्रेशंस लेके आओगे, चेंजेस लेके आओगे उसके स्ट्रक्चर में, टास्क में, लोगों में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। कई बार अगर आपको लग रहा है कि अब जो आपके मोटिव्स हैं या गोल्स हैं, है ना, वो उसके हिसाब से आपको जिस तरह का स्टाफ चाहिए वैसे लेके आएंगे, है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल, और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके मैनेजमेंट के आए थे वो भी आपके आज कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि पेपर किस तरह का आया था। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो पेपर एज सच डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ थोड़ा मतलब कि आपने जो टॉपिक्स एक्सपेक्ट करते हो वो टॉपिक नहीं थे, बट फिर भी अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखो वो बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर से आगे जिसकी आप थोड़ी सी कम तैयारी करते हैं, बट उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आए हैं ना वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलूंगी पेपर इजी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अगले सेशन में और नेक्स्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता लग जाए कि किस तरह से आपके चैप्टर्स या क्वेश्चंस जो है वो आते हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देरी मत करिए, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।